दायित्वों का निर्वहन किया है। आप वर्तमान प्रांत मंत्री हैं। आपका केंद्र फतेहपुर है। अब मैं प्रांत मंत्री श्री तरुण वाजपेयी जी से सुश्री ममता यादव जी को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करने का आग्रह करती हूँ। इधर इस साइड में आ सूचना है कि 6:30 पर जलपान रहेगा। जलपान वितरण फर्रुखाबाद जिले के कार्यकर्ताओं का रहेगा। 7:30 पर गठशाह चर्चा का सत्र रहेगा, जो इस प्रकार है। गट क्रमांक 1 झांसी विभाग, स्थान सभागार के सामने। गट प्रवर्तक श्री मनोज कांत जी, नियंत्रक श्री अर्पित चौहान जी। गट क्रमांक 2 हमीरपुर विभाग, स्थान भोजन पंडाल। गट प्रवर्तक श्री अजय यादव जी, नियंत्रक निशा कुशवाहा जी। गट क्रमांक 3 बांदा विभाग, स्थान भोजन पंडाल। गट प्रवर्तक श्री अंशुल विद्यार्थी जी, नियंत्रक श्री प्रखर वाजपेयी। गट क्रमांक 4 इटावा विभाग, स्थान सभागार के ऊपर बालकनी में। गट प्रवर्तक श्री तरुण वाजपेयी जी, नियंत्रक तान्या मिश्रा जी। गट क्रमांक 5 उरई विभाग, स्थान भोजन पंडाल। गट प्रवर्तक श्री कमल नयन जी, नियंत्रक राहुल राजपूत जी। गट क्रमांक 6 कानपुर विभाग, स्थान प्रदर्शनी पंडाल। गट प्रवर्तक श्री प्रवीण लखेरा जी, नियंत्रक श्री अनिल कुशवाहा जी। एकल गीत के उपरांत कोई ताली नहीं बजाएगा। अब मैं एकल गीत हेतु कानपुर देहात के कार्यकर्ता यश मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ एवं इसके उपरांत सुश्री ममता यादव जी से भाषण हेतु आग्रह है। सभी लोग शांत होकर एकल गीत सुनेंगे। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, देश देश फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे। क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है।
दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। करो अब चलने दो, कर नहीं पाओ, रहने तो रहने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस कानपुर प्रांत के 59वें प्रांत अधिवेशन में मंच पर उपस्थित नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यतीन्द्र सिंह जी, प्रदेश मंत्री भाई तरुण वाजपेयी जी, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री रमेश गढ़िया जी, विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख श्री हरि बोरीकर जी, प्रकाशन प्रशिक्षण प्रमुख मनोज कांत जी, राष्ट्रीय मंत्री भाई राहुल वाल्मीकि जी और इस प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री श्री कमल नयन जी और मेरे सामने बैठी युवा तरुणाई पूरे कानपुर प्रांत के अलग अलग हिस्सों से इस सर्दी के मौसम में भी इतनी शांतिपूर्वक, इतनी अनुशासित मेरे समक्ष बैठी हुई इस भारत की छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति को मेरा शत शत वंदन, अभिनंदन। आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब सही मायनों में ये पूरा देश और पूरा विश्व इस भारत की शक्ति को देख रहा है, इस युवा शक्ति को देख रहा है। और इस युवा शक्ति को देखने के पीछे एक कारण है। कारण ये है कि हम सबको पता है कि इस विश्व के अंदर कभी भी रेवोल्यूशन आए हैं, क्रांतियां आई हैं, तो उन क्रांति को लाने वाले, समाज को परिवर्तन की ओर ले जाने वाले, राष्ट्र को नई दिशा देने वाले और विश्व को कल्याण की ओर ले जाने का भाव लेने वाला अगर कोई है तो वो युवा है। और उस युवा में भी वो भारत का युवा है और भारत के युवा में भी वो विद्यार्थी परिषद में काम करने वाला युवा है। इसलिए पूरा देश हमको देखता है। ये वो दौर है जब समाज में, खासकर यदि हम अपने देश की बात करें, तो अलग अलग तरह के घटनाक्रम बहुत जल्दी जल्दी हमारे सामने आ रहे हैं। वो घटनाक्रम अलग अलग प्रकार के हैं। कोई एक घटनाक्रम आता है और रोमांच होता है कि देश में परिवर्तन की लहर आ रही है, देश उसे स्वीकार करता है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, देश का प्रत्येक नागरिक उसको स्वीकार करता है। जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी जाती है और हम सब के अंदर एक जोश भर जाता है। जब सदियों से टलता हुआ अयोध्या में श्री राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भारत का युवा, भारत का नागरिक दीपावली मनाता है और वो सोचता है कि वास्तव में भारत एक नई दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसमें कुछ लोगों ने हिंसा करने का भी प्रयास किया, लेकिन उस हिंसा में भी, उस हिंसा को अहिंसा की तरफ ले जाने के लिए, उस गलतफहमी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए, उस गलतफहमी को दूर करने का भी प्रयास अगर किसी ने ठीक प्रकार से किया है तो वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है। वो सड़क पर के आकर के और फिर लोगों को समझाया है कि ये किसी के भी अहित में नहीं है, बल्कि भारत के एक एक नागरिक के। और ऐसे समय में हमारे सामने हम सबको बहुत ठीक प्रकार से सम्मान देने योग्य बात जब पूरा देश करता है तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि विद्यार्थी परिषद का युवा छात्राओं की सुरक्षा के बारे में, छात्राओं की शिक्षा के बारे में, उनके सम्मान के बारे में, सशक्तिकरण के बारे में विशेष प्रयास कर रहा है। इस अधिवेशन का थीम भी
शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान है। हमने कई वर्षों पहले 2014 में दिल्ली में एक गर्ल्स यूथ पार्लियामेंट किया था। उस पार्लियामेंट में भी हमने इस थीम को रखा था और उसके माध्यम से हम एक विचार समाज के बीच में लेके गए थे कि क्यों महिला सुरक्षा की आवश्यकता है, क्यों शिक्षा का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्यों उनको सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की संस्कृति ही ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान हमारी रग रग के अंदर बसा हुआ है। वो मांग नहीं करती कि मुझे सम्मान चाहिए, वो मांग नहीं करती कि मुझे सुरक्षा चाहिए, वो मांग नहीं करती कि मुझे सशक्त बनाओ, बल्कि वो स्वयं में सशक्त है। और ऐसा एक कार्य विद्यार्थी परिषद ने 2018 से शुरू किया, जिसको हम सब जानते हैं मिशन साहसी के नाम से। वो मिशन साहसी क्यों किया? वो अचानक शब्द आया क्या? ऐसा नहीं है। मिशन साहसी हम सब के निरंतर प्रयास का परिणाम है। 1949 से जब से विद्यार्थी परिषद शुरू हुआ, जब से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने काम करना शुरू किया, जब से प्राध्यापक यशवंतराव केलकर का ये विचार कि हम सभी अपूर्णांक हैं लेकिन मिलकर पूर्ण होंगे, और उस पूर्णांक की ओर पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी ने कहा था कि विद्यार्थी परिषद के अंदर छात्र और छात्राएं मिलकर के काम करेंगे। और जब मिलकर के काम करने की बात आती है तो वो मिलकर के काम मात्र टोटल पूरा करने के लिए नहीं है, मात्र परसेंटेज पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि वो काम कैसे आगे बढ़ता है वो आज दिखाई दे रहा है कि इस अधिवेशन के अंदर मेरे सामने बैठे हुए और वहां ऊपर बालकनी में भी बैठे हुए छात्र छात्राओं में से लगभग 40% छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं। ये विद्यार्थी परिषद ने करके दिखाया। और जब मिशन साहसी शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ, और हमें लगा था कि ये हम एक प्रयोग के रूप में देख रहे हैं, सबको बड़ा उत्साह था कि मुंबई से हमने इसकी शुरुआत की, लेकिन इसको हम पूरे देश में लेकर के जाएंगे, उस दिन ये विचार नहीं था। हमारे पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुनील अंबेकर जी के मन में जब ये विचार आया और हम सब ने मिलकर के जब इस पर विचार किया, डिस्कशन किया, तब ये बात थी कि यहाँ से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन उस एक कार्यक्रम ने, वो मात्र कार्यक्रम नहीं रहा, ये विद्यार्थी परिषद कैसे किसी सोच के लिए आगे बढ़ता है, वो कार्यक्रम नहीं रहा, वो अभियान बन गया। और वो अभियान ऐसा बना कि पूरे देश में एक एक प्रांत में, इवन कि यहाँ झांसी में भी हजारों कार्यकर्ताओं ने, हजारों छात्राओं ने एक साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया। और आज की तारीख में यदि मैं कहूँ तो 2018 से शुरू होकर के आज 2019 तक लगभग 15 लाख छात्राओं ने ट्रेनिंग ली और लगभग 10 लाख से ज्यादा छात्राओं ने एक साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ऐसा मिशन साहसी का कार्यक्रम, ऐसा अभियान, ऐसा आयोजन अगर ले सकता है तो वो विद्यार्थी परिषद ले सकता है। अब उस सबका परिणाम ये है कि आज पूरा विश्व, पूरा भारत ये देखता है कि यदि महिलाओं के विषय में सकारात्मक सोच की शुरुआत कहीं से होती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से होती है। और उसी दिशा में यदि देश का एक एक नागरिक चलता है तो निश्चित रूप से हम बहुत ही सकारात्मक रूप से इस देश को वास्तव में जो विश्व गुरु बनाने की हमारी परिकल्पना है उस ओर ले जा सकते हैं। आज का विषय है स्त्री विमर्श एवं युवा। मैंने जो अब तक बातें कही उसके बाद आप सबको ये लग सकता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो महिलाओं को समान भागीदारी है, डिसीजन मेकिंग में वो है, सभी दायित्वों में वो है, नगर मंत्री से लेकर के प्रदेश मंत्री तक और प्रदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रीय मंत्री तक, और राष्ट्रीय मंत्री ही नहीं, इस बार तो राष्ट्रीय महामंत्री भी एक छात्रा है। ऐसे दौर में हमें स्त्री विमर्श विषय पर बात करने की आवश्यकता क्या है? तो जब स्त्री विमर्श और युवा विषय पर चर्चा करने की बात आती है तो इसमें क्यों करनी चाहिए, ये बात जब आती है तो मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगा वो ये कि कभी कभी कोई विचार किसी एक समूह के बीच में तो रहता है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता। जैसे अगर आपने इस हॉल के अंदर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, उद्घोष दिए, तो वो इस हॉल तक तो रहेंगे लेकिन बाहर कैसे जाएंगे? बाहर तब जाएंगे जब हम सब अपने अपने कैंपस में जाकर के इसी भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष को अपने कैंपस के अंदर लगाएंगे। और मेरे एक के साथ हजार हजार छात्र और छात्राएं जब इस उद्घोष को लगाएंगे
तब ये समाज में जाता है, तब ये लोगों का विचार बनता है, तब ये लोगों के रग रग में समाता है और तब लोगों को रोमांच होता है कि मैं इस भारत माता का ऋणी हूं कि इस धरती में मुझे जन्म दिया था। इसी प्रकार से इस विषय की भी बात है। हम कह सकते हैं कि हम बहुत ठीक प्रकार से इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के बाकी लोगों को भी इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमें भी कुछ बातें कम पता होती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए कहूं तो जब मैं इस बारे में मुझे बोलने का कहा गया तो मैंने इस पर अध्ययन किया, बहुत सारी पुस्तकें की, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, बहुत सारे विद्वानों से बात की और उसके बाद में ध्यान आया कि हम बहुत कम जानते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है उसको लगता है, जो जितना ज्यादा जानता है वो सोचता है कि मैं बहुत कम जानता हूं। तो जब इसके बारे में भी हम अब सुनेंगे और आगे चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है या है नहीं चाहते। एक बात और भी आती है कि कई बार हम दूसरे विचारों से इतने प्रभावित हो जाते हैं, खासकर पश्चिम के विचारों से, कि हमें लगता है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता वो बहुत ही कमजोर है बाकी देशों के मुकाबले में। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इन बातों का अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। तो उसके पीछे एकमात्र कारण, सबसे बड़ा कारण यहाँ की संस्कृति की सुदृढ़ता है। तो जब स्त्री विमर्श के बारे में बात आती है तो हमें सबसे पहले जिस नाम से हम बहुत ही जिसको कहते हैं कि आधुनिक नाम, मॉडर्न नाम जिसको कहते हैं, उसके बारे में समझना होगा। लोग कहेंगे कि भाई फेमिनिज्म का जमाना है, नारीवाद का जमाना है। नारीवाद भी कम बोलेंगे उसका हिंदी, फेमिनिज्म बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मॉडर्न लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म आया कहां से और इसके बारे में हमको बात क्यों करनी है? तो अथर्ववेद में एक श्लोक है, आरोह तमसो ज्योति। इसका अर्थ है अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर। तो जो हम जानते हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए उस अंधेरे से निकल करके प्रकाश की ओर अगर हमको जाना है तो हमको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेनी पड़ेगी, थोड़ा और अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए फेमिनिज्म मैं कहती हूँ कि ये एक मात्र शब्द नहीं है, बल्कि ये एक रिएक्शन है। और रिएक्शन कब पैदा होता है? रिएक्शन तब पैदा होता है जब किसी के मन माफिक कोई काम नहीं हो रहा होता है। मैं जो चाहता हूं, मैं जैसे जीना चाहता हूं, मेरा जो वे ऑफ लाइफ है, अगर उस वे ऑफ लाइफ को कोई रोकने और टोकने की कोशिश करता है, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है, तो वो डगमगा जाता है और तब मुझे गुस्सा आता है और वो गुस्से की परिणति रिएक्शन के रूप में होती है। अब वो रिएक्शन कई बार ठीक प्रकार से हो जाती है, कई बार वो क्रांतियों का रूप ले लेती है और कई बार वो कुछ गलत दिशा में भी चली जाती है। जब गलत दिशा में जाती है तो उससे व्यक्ति का स्वयं का तो नुकसान होता ही है, समाज का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कुछ न कुछ फेमिनिज्म में भी दोनों बातें रही, कुछ अच्छी हुई, कुछ गलत हुई। हमें ध्यान में आता है कि विश्व के बहुत सारे देशों में, और खासकर अगर मैं कहूं कि यूरोप और अमेरिका में बहुत चीजें ठीक नहीं थी और जो परिस्थिति थी वो बहुत गंभीर थी। महिलाओं को सेकेंड सिटीजन माना जाता था, दोयम दर्जा दिया गया। अब जब भारत में ये बात होती है तो हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। सेकेंड सिटीजन कैसे? तो सेकेंड सिटीजन के रूप में माना गया। तो वो मुझे एक दो लाइन याद आती है कि ईश्वर ने तो हम सबको एक जैसा बनाया, वही दो हाथ, वही दो पैर, वही दो आंखें, वही दो कान, सोचने के लिए बुद्धि भी वही एक सबको दी। तो फिर एक आगे दूसरा पीछे कैसे हो गया? एक प्रथम दूसरा दोयम कैसे हो गया? उसने ये स्थिति स्वयं स्वीकारी थी या उस पर थोपी गई थी? जब इस विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि कोई भी दूसरे नंबर पर आना सहज स्वीकार नहीं करता, वो उस पर कहीं ना कहीं थोपा जाता है। और थोपा गया तो उसके कारण एक रिएक्शन हुआ, और वो थोपा किस रूप में गया? तो पश्चिम की जब हम बात करेंगे तो ध्यान में आएगा कि वहां महिलाओं को किसी प्रकार के राइट्स ही नहीं थे और नहीं थे। आप सोचोगे कि हमारे यहाँ जब वोट डालने का अधिकार मिला, यानी देश जब आजाद हुआ, तो पहले पुरुष को मिला वोटिंग राइट्स, बाद में स्त्रियों को मिला, या दोनों को साथ साथ मिल गया? दोनों को साथ साथ मिला, एक साथ मिला, कहीं कोई अंतर नहीं स्त्री और पुरुष के अंदर। लेकिन वहां वोटिंग राइट्स नहीं,
ह्यूमन राइट्स नहीं, समान काम समान वेतन नहीं, एक नौकरी पुरुष के लिए ठीक है, दूसरी स्त्री के लिए ठीक है, ऐसा हमारे यहाँ विचार नहीं था। और ये जब सब बातें आई कि आपको एक जैसे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन के कारण से एक आंदोलन शुरू हुआ, मन में विचार शुरू हुआ और पश्चिम की महिलाओं को ये लगने लगा कि तुम्हारे साथ जो ये गलत हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, तो धर्म के कारण हो रहा है। धर्म में ऐसा लिखा गया, चर्च में ऐसा बताया गया, तो सबसे पहले चर्च से और धर्म से मुक्ति ले लो। दूसरा कारण ये लगा कि स्टेट के कारण ये हो रहा है, राज्य के कारण ये हो रहा है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बातें नहीं डाली गई, इसलिए राज्य से मुक्ति ले लो। और उनका ये लगने का कारण भी था कि ना तो इंडस्ट्रीज में काम कर सकती थी, ना बाकी काम कर सकती थी। जब विश्व युद्ध हुआ और पुरुष चले गए, तब महिलाएं इंडस्ट्रीज में काम करने लगी। और युद्ध में भी अगर भारत की बात आप करेंगे तो हम सबको ध्यान है कि रानी कैकेयी को जो 2 वरदान मिले थे, जिसका उपयोग उन्होंने, एक भगवान राम को राज्य सिंहासन नहीं मिलना चाहिए और दूसरा उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना चाहिए। जो ये 2 वर उन्होंने राजा दशरथ से मांगे, ये उस बात के कारण मिले थे क्योंकि उन्होंने युद्ध से सारथी बनकर उनके रथ को बाहर निकाला था। भारत में ये अधिकार था, लेकिन पश्चिम में युद्ध के समय महिलाओं का यूज कैसे, एज ए स्पाइस, एज ए सेक्स एजेंट उनको यूज किया जाने लगा। और उस सब के कारण से जो विचार आया मन में कि हमें दोयम माना जा रहा है, हमें पिछड़ा माना जा रहा है, तो उसके बाद फेमिनिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई। और यदि सही अर्थों में कहा जाए तो फ्रेंच के फेमिनिज्म का इंग्लिश अनुवाद है फेमिनिज्म, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है यदि स्त्री के शरीर में पुरुष के गुण आ जाए और पुरुष के शरीर में स्त्री के गुण आ जाए, उसके व्यवहार में ये गुण आ जाए, तो उसको कहा जाएगा फेमिनिज्म। 20वीं शताब्दी में ये विषय संयुक्त राज्य अमेरिका में आगे बढ़ा और वहां पर यह माना गया कि यदि स्त्री के मातृत्व के रहस्यों को और स्त्री के गुणों को अगर ठीक से समझना है तो आपको इस दिशा में आगे जाना होगा। और तीसरा राजनीतिक रूप से हुआ। आप सबको पता है किसी भी विषय को अगर खराब करना हो तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना शुरू कर दो, वो खराब हो जाएगा। इसी तरह से फेमिनिज्म जो एक सही बात के कारण से शुरू हुआ, एक रिएक्शन के कारण से शुरू हुआ, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलिवेदी पर चढ़ गया। और ऐसे लेकिन कुछ महिलाओं ने इस पर काम किया, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, बेटी फ्रेडन, गुलस्टन क्राफ्ट, ये सब नारीवादी मानी जाती है, फेमिनिस्ट मानी जाती है। और इन्होंने सबने जो विचार किया उससे कुछ धाराएं उत्पन्न हुई, यानी 5 दिशाओं में, 5 धाराओं में इसका अध्ययन उन्होंने किया। पहली जो फेमिनिज्म की धारा थी वो थी उदारवादी धारा। और उदारवादी जो फेमिनिज्म है, आप समझ सकते हैं, शब्द का अर्थ ही सिंपल है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आप सोचिएगा इस विषय को। हमारे यहाँ महिलाएं प्रारंभ से ही गुरुकुलों में जाती रही, शिक्षा प्राप्त करती रही, शस्त्र की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करती रही, लेकिन वहां पर 19वीं शताब्दी में जाकर के ये कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। वो बहुत ज्यादा बदलाव के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक परिवर्तन करते हुए, ज्यादा उलटफेर ना करते हुए महिलाओं को भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए। और इसके लिए जेरेमी बेंथम ने एक आर्टिकल लिखा, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बहुत सारे देश स्त्रियों को उनकी कम बुद्धि का बताकर उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। बहुत बड़ा बात थी ये जो उन्होंने कही। और इसलिए धीरे धीरे एक दूसरी धारा बनी और वो दूसरी धारा फेमिनिज्म की थी समाजवादी फेमिनिज्म। 1972 में इस पर बहुत ज्यादा इसकी रणनीति बनाई गई और इनका कहना था कि यदि महिलाओं को उनके राइट्स मिलेंगे तो सिर्फ क्रांति के कारण मिल सकते हैं, और सामाजिक क्रांति जब तक नहीं आएगी, महिलाएं जब तक उठ खड़ी नहीं होंगी, तब तक उनका विकास संभव नहीं है, समानता संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। थोड़े दिनों बाद तीसरी धारा शुरू हो गई 1960 में, और ये तीसरी धारा थी रेडिकल फेमिनिज्म। ये और गंभीर धारा थी। इस धारा के जो विचारक थे, जो चिंतक थी, जो फेमिनिस्ट महिलाएं थी या पुरुष थे, मुख्य रूप से महिलाएं थी, उन्होंने कहा, उन्होंने चलाया स्त्री मुक्ति आंदोलन।
उन्होंने कहा कि स्त्रियों की मुक्ति तभी संभव है जब आंदोलन होगा, और स्त्रियों को मुक्ति चाहिए तो किससे मुक्ति चाहिए? तो उनको पुरुषों से मुक्ति चाहिए। स्त्रियों को मुक्ति चाहिए तो किससे चाहिए? उनको पैट्रियार्की से मुक्ति चाहिए, पितृसत्तात्मकता से मुक्ति चाहिए। इसलिए सिमोन द बोवर उन्होंने लिखा द सेकेंड सेक्स, एक बुक लिखी, ये कुछ बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और शूलमिट फायरस्टोन ने द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, इस सब को उन्होंने लिखा और उन्होंने समलैंगिकता का भी समर्थन किया। ऐसी ये तीसरी धारा थी। कैसे कोई एक विचार सही होते होते गलत दिशा में बढ़ता है, इसका प्रमाण यहाँ दिखता है। चौथी धारा आई, वो कभी फेमिनिज्म भी व्हाइट या ब्लैक होता है, लेकिन एक धारा आई ब्लैक फेमिनिज्म, और उसका सीधा सीधा मतलब था, उन्होंने कहा कि जब तक अश्वेत महिला का, दलित महिला का उद्धार नहीं होगा, तब तक किसी भी स्त्री की स्वतंत्रता को हम मान नहीं सकते, तब तक नारी जाति की मुक्ति संभव नहीं है। पैट्रिसी हिल कोल्सने ने फेमिनिस्ट थॉट के नाम से एक बुक लिखी, और उस बुक में उन्होंने इस सारी बातों का वर्णन किया। और पांचवी धारा आई, वो थी इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म वालों का, जो विचारकों का सीधा सीधा मत था कि महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं की मुक्ति इसलिए नहीं हो रही है, महिलाओं को समानता का अधिकार इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। और वो कौन करता है? तो पुरुष करता है। सीधे सीधे इन 5 धाराओं से हमको समझ में आ गया कि वहां पर 2 पक्ष खड़े हो गए, एक तरफ पुरुष हो गया, एक तरफ महिला हो गई। जबकि भारत की संस्कृति ये कहती है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक पक्षी के 2 पंख के समान हैं। यदि एक पंख कमजोर हो गया तो दूसरा पंख पूरी ताकत के साथ उसको उड़ान नहीं दे सकता। यदि पंख को ऊंची उड़ान लेनी है तो उसके लिए दोनों पंखों का मजबूत होना जरूरी है। एक बात और ध्यान दें कि आजादी, कई लोगों ने जिन्होंने कहा कि हम स्त्री को मुक्त करेंगे, हम स्त्री को आजाद करेंगे, तो आजादी किससे, स्वतंत्रता किससे दिलवाना चाहते हैं? ये आश्वासन देना बहुत ही अच्छा लग सकता है, बहुत ही मॉडर्न लग सकता है, लेकिन आजादी या स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये जीवन जीने का तरीका है। उसे लिया या दिया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो कुदरत ने हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला है या पुरुष है या प्राणी मात्र एक चींटी ही क्यों ना हो, उन सबको प्रकृति ने उसे दिया है। इसलिए उसको लेने का अधिकार किसी को नहीं है और देने का अधिकार भी किसी को नहीं है। भारत की संस्कृति ने तो ये माना, लेकिन पश्चिम ने इस बात पर इतना विचार नहीं किया। और जो रिएक्शन था उसकी बहुत सारी वजहें थी। उस वजह में 2-3 बातें हमें जरूर समझनी होंगी। एक वजह थी कि बाइबल, जिसको धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, वो उसमें साफ साफ लिखा है कि आदम की, आपने भी पढ़ा होगा, ये शब्द तो बहुत चलता है कि आदम की पसली से ईव को तैयार किया गया और इसलिए वो सप्लीमेंट्री है, उसका जन्म ही पुरुष को खुश करने के लिए हुआ है। क्या ऐसा विचार सुनकर के कोई महिला रिएक्ट नहीं करेगी? निश्चित रूप से करेगी। 17वीं सदी में चर्च में, 17वीं सदी तक चर्च में महिलाओं को कन्फेशन लेने का अधिकार ही नहीं था। उसके बाद तक भी बहुत दिन तक नहीं आया, चर्च में जाने का अधिकार भी नहीं था। और उसके बाद में एक ग्रीक विचार आया और वो ग्रीक विचार कहता है कि स्त्री की खोपड़ी में कम स्विचर्स होते हैं, अतः वह पुरुष से कम ज्ञानी है। जैसे गुलाम मालिक के लिए होता है वैसे ही स्त्री पुरुष के लिए होती है। बहुत शेमफुल था ये। हम तो कहते हैं, मैंने जैसे पहले कहा, वही हाथ पैर बुद्धि ईश्वर ने सबको एक जैसी दी है, दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन ग्रीक विचार ने उसको अलग बताया। और फिर आगे एक बात आई कि स्त्री एम्पावर नहीं है, इसलिए हम उसको एम्पावर करेंगे, हम उसको सशक्त करेंगे। आप सशक्त करने वाले कौन होते हैं? भारत में तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले ये बात कह दिया था कि स्त्री को शिक्षा दो, अपनी समस्याओं का समाधान वो स्वयं कर ले। हम तो इस दिशा में चलने वाले लोग हैं। लेकिन शेक्सपियर, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें हम बहुत रोमांच के साथ पढ़ते हैं, बहुत खुश होकर पढ़ते हैं,
शेक्सपियर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि महिलाएं प्यार करने के लिए बनी हैं, समझने के लिए नहीं, उनको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। एरिस्टोटल कहता है कि महिला के ब्रेन का साइज पुरुष के ब्रेन से छोटा होता है, उसका भी अध्ययन होना चाहिए। कई बार कुछ लोग ये कह देते हैं कि महिला की बुद्धि उसके घुटनों में होती है। ये जितनी प्रकार की जो बातें कही गई, इन सब ने पढ़ी लिखी महिलाओं के मध्य एक विचार पैदा किया कि अब जब ये सब बातें कही जाती हैं तो इससे मुक्ति हम लेकर के ही रहेंगे। और इसका प्रभाव क्या हुआ, वो प्रभाव भी महिलाओं के ऊपर ही हुआ। उनको लगने लगा कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर दबाव आ गया है, तो इस सेपरेशन के विरुद्ध महिलाएं खड़ी हो गई। थ्योरीज लिखी जाने लगी। सबसे पहली थ्योरी फ्रांस में लिखी गई, लेकिन आंदोलन जो ज्यादा हुए वो अमेरिका में ज्यादा हुए। इसलिए जब हम इसका अध्ययन करते हैं, जब हम इस विमर्श की बात करते हैं, स्त्री विमर्श की, तो अमेरिका की बात यहाँ पर ज्यादा आती है। और उसमें 3 बातें ही ध्यान आई कि महिला की जो ये सेकेंड सिटीजन जो उसको माना गया, तो उसके कारण क्या है, तो 3 ध्यान में आए। पहला, धर्म के कारण, तो धर्म को नकार दो। दूसरा, पितृसत्ता के कारण, पैट्रियार्की के कारण, तो पितृसत्ता को नकार दो। और तीसरा, फैमिली सिस्टम के कारण, तो फैमिली सिस्टम को नकार दो। इसलिए आपको ध्यान में होगा कि आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत में आते हैं तो वो कहते हैं, और वहां के नागरिकों को ये कहते हैं कि अगर इस देश को अक्षुण्ण रखना है, इस देश को बनाए रखना है, अमेरिका को आज भी नंबर 1 पर रखना है, तो भारत की परिवार व्यवस्था को समझो। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप पीछे हो जाओगे, भारत आगे आ जाएगा। और ऐसा होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो परिवार व्यवस्था जब नहीं रही तो क्या होगा, परिवार ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कम्यून बनाओ, साथ में रहेंगे। समलैंगिकता बढ़ गई सबके कारण, महिला को लगने लगा मैं स्वतंत्र हो गई, उसने और ज्यादा मुखर होकर के काम करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे एक बात ध्यान में आने लगी उसे कि जो शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कम हो गई। पति पत्नी मिलकर के परिवार को संभालते थे, वो घट गया। महिला के अकेले के ऊपर बर्डन आ गया, और जब बर्डन आ गया तो धीरे धीरे वो स्त्री पुरुष का जैसा व्यवहार करने लगी। और एक दिन उसको लगने लगा कि ये जो मेरा विचार था कि परिवार नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए, ये गलत था। और जिस बेट्टी फ्रेडन ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, उसी बेट्टी फ्रेडन ने 25 साल बाद एक दूसरी पुस्तक लिखी, द सेकेंड स्टेज। और उस पुस्तक में वो लिखती है कि हम गलत थे, हमारा ये विचार गलत था। अगर बच्चे का पालन पोषण ठीक होना है, यदि समाज का विकास ठीक से होना है, यदि राष्ट्र का विकास ठीक से होना है, तो पति और पत्नी दोनों चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए। वापस लौट करके वो उसी विचार पर आए, और तब जाकर के ये फेमिनिज्म की एक अगली दिशा हमको दिखाई देती। एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको, क्यों उन लोगों के मन में ये बात आई होगी। उनके मन में ये बात इसलिए आई, एक बुक है डेविड जेन ऑस्टन की, प्राइड एंड प्रेजुडिस, उपन्यास है, थोड़ा रोमांटिक उपन्यास है। और उस बुक में उसके जो 2 किरदार हैं वो है एलिजाबेथ बेनेट और विलियम डार्सी। अब जो एलिजाबेथ बेनेट है, उसकी माता और पिता मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, उस पर एक मूवी भी बनी है बाद में, प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से, ऐश्वर्या राय ने इसमें रोल किया है, आप देख सकते हैं। तो उस जो उपन्यास है, वो नॉवेल है, उसका आधार ही ये है कि मिस्टर और मिसेस बेनेट, अब उनके 5 बेटियां हैं, और वो उनकी शादी रईस घर में करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? हम तो आज ये देखते हैं कि लड़का अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, परिवार रईस है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रईस घर में करना चाहते हैं इसलिए कि मेरी बेटी सुखी रहे। क्यों? क्योंकि उसको वहीं रहना है, उसको अपनी ब्रेड भी खुद खरीदना नहीं है। लेकिन उनकी एक बेटी जो एलिजाबेथ बेनेट है, वो इसका विरोध करती है, और वो कहती है वो कि मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ, और वो इस बात को मानती है कि वुमेन शुड नॉट डिपेंड ऑन मैन फॉर देयर सस्टेनेबल लाइफ। वो कहती है कि हमें जिंदा रहने का खुद को अधिकार है, इसलिए हमें खुद इस लायक बनना है कि हम अपना पेट भर सके, हमें इस लायक बनना है कि हम पुरुष के बराबर खड़े हो सके। और वहीं से समानता की बात आ गई, वहीं से इक्वालिटी की बात आ गई, वहीं से उन्होंने कहा कि हमें मुक्ति चाहिए, और वहीं से स्वतंत्रता की बात आ गई। लेकिन पश्चिम का जो ये विचार है वो बहुत ही खतरनाक है।
वो कहते हैं यू स्टैंड अलोन, आई विल स्टैंड अलोन, वी विल बी टुगेदर। आप अलग खड़े हैं, मैं अलग हूं, लेकिन हम साथ में हैं। कैसे संभव है ऐसा? हम कहते हैं हम तो परस्पर पूरक हैं, हम तो साथ में हैं, लेकिन वो उनका मानना है कि हम पुरुष पर डिपेंड क्यों रहे, हमें तो खुद पर सेल्फ डिपेंड रहना है, हमें पुरुष पर डिपेंड ही नहीं रहना है। जिस दिन पुरुष पर डिपेंड हो गए वो दोबारा से हमें उसी स्थिति में, सेकेंड सिटीजन की स्थिति में ला करके खड़ा कर देगा। और धीरे धीरे ये विचार हमको समझना होगा कि ये पश्चिम से चलता चलता फेमिनिज्म भारत में भी पहुंचा, और भारत में अलग रूप में पहुंचा, क्योंकि पश्चिम में जो महिला नारी उत्थान की लड़ाई थी वो अस्तित्व की लड़ाई थी। ये समझने की बात है। पश्चिम में जो नारी उत्थान की लड़ाई थी वो अस्तित्व की लड़ाई थी, और भारत में नारी उत्थान की लड़ाई अस्तित्व की नहीं बल्कि व्यक्तित्व की लड़ाई थी, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने की लड़ाई थी। जो हमारा अस्तित्व है वो तो पहले से ही स्त्री और पुरुष एकात्मता में विश्वास रखता है, वो तो अर्धनारी नटेश्वर में विश्वास रखता है, इसलिए हमारे व्यक्तित्व की लड़ाई थी और उसी रूप में ये भारत तक पहुंचा। और आज हम उसको वाद से निकाल करके, ईजम से निकाल करके आज हम उसको विमर्श तक लेके आए हैं। एक नया डिस्कोर्स खड़ा करने का काम हम सब ने, हम जैसे संगठन के लोगों ने किया है कि अब वो इज्म नहीं है, अब वो एक विमर्श है, वो एक चर्चा का विषय है कि कैसे इस विषय को आगे हम ठीक ले जा सकते हैं। जब भारत में स्त्री विमर्श की बात हम करेंगे तो भी हमें उसके 3 चरण ध्यान में आते हैं। पहला चरण वो, यानी और पहले हम जाएंगे वैदिक युग में, तो हमको मालूम है कि सभी रूप से शास्त्र सबकी शिक्षा महिला को मिलती थी, लेकिन जब हम अधीन थे मुगलों के, ऐसे समय में विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा की कुछ घटनाएं, कन्या भ्रूण हत्या, ऐसे महिला शिक्षा, ऐसे जो भी बीच बीच में कुरीतियां आई जिनके कारण महिलाओं को घर में रखा गया, उस पर दोबारा से वो बाहर आ सके, वो शिक्षा ले सके, वो खुले आसमान में ठीक प्रकार से उड़ सके, उस सब के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ। और ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आज आप देखते हैं कि यहाँ जो छात्राएं काम कर रही हैं, उनको यहाँ तक लाने में किसी न किसी छात्र का, किसी न किसी भाई का रोल रहा होगा, उनको आगे बढ़ाने में उनका रोल रहा होगा। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे भी यहाँ खड़े करने के पीछे किसी न किसी भाई का हाथ रहा है। तो ऐसे ही उसमें भी, उस मूवमेंट में भी प्रथम चरण में जो महिलाओं के को सम्मान या सही रूप में आगे बढ़ाने का जो काम किया वो पुरुषों ने किया। हम सबको पता है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इसमें काम किया था। जो दूसरा चरण भारत में स्त्री विमर्श का आया वो था स्वतंत्रता संग्राम के समय का। उस समय महिलाओं को लगा कि हमें स्वतंत्रता संग्राम में आगे आना चाहिए, वो आगे आई। कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थी, दुर्गा भाभी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने महिलाओं को सिर्फ अपने लिए सोचने का विचार नहीं दिया, इन्होंने महिलाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। लेकिन आगे आगे इन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा भी इन महिलाओं ने कहा। कुछ अच्छे काम भी हुए। उसके बाद कम्युनिस्ट महिला आंदोलन आया, महिलाओं को, श्रमिकों को समान काम का समान वेतन मिलने लगा, उनको मैटरनिटी लीव की भी प्रोसेस उस समय से शुरू हुई। तो हम कहते हैं कि हर विषय के कुछ अच्छे और कुछ गलत दोनों इम्पैक्ट होते हैं, तो वो भी हुआ। लेकिन एक गलत हुआ, माओवादी आंदोलन उसी समय शुरू हुए। तेलंगाना मुक्ति आंदोलन को अगर आप समझेंगे डिटेल में तो हमें ध्यान में आएगा कि स्त्रियों को ढाल में इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ही गलत था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। तीसरा चरण आया भारत में स्त्री विमर्श का 1970 में। उसमें फेमिनिज्म ने आकार ग्रहण किया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जब घोषित किया गया था, तब स्त्री अध्ययन और स्त्री विमर्श, इन विषयों पर विधिवत चर्चा शुरू हुई। कुछ विषयों पर की निर्मम आलोचना भी शुरू हुई। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, इस पर बहस शुरू हुई। कुछ संविधान संशोधन भी हुए। ऐसे बहुत सारे काम उस समय हुए थे। लेकिन उसके कारण से कुछ कंटेम्परेरी इश्यूज हमें ध्यान में आते हैं। इस सारे इज्म का जो प्रभाव आया, उसमें 5 ऐसी बातें जो मुझे ध्यान में आई। उसमें एक था आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, की प्रोडक्शन पहले और डिमांड बाद। आज हम देखते हैं
कि ऐसी ऐसी चीजों के विज्ञापन आते हैं जिसमें महिलाओं की आवश्यकता ही नहीं है, वो महिला के लिए वो प्रोडक्ट है ही नहीं, फिर भी उसमें महिला है। हम देखते हैं उसमें हमें लगता भी है कि भाई क्यों, ये क्यों है, हम क्यों है, इसमें महिला क्यों है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं महिला है। दूसरा है डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। हमारे माइंड में इस तरह की बातें आ गई, महिलाओं के प्रति प्रेरणा देने वाले पाठ्यक्रमों का अभाव हो गया। तीसरी बात आई मल्टीपल मॉडर्निटी। महिलाओं के अंदर एक अलग तरह की मॉडर्निटी आ गई, एक अलग तरह की बात आई, वो थी बिहेवियर की मॉडर्निटी। मेरा व्यवहार पुरुषों जैसा होना चाहिए। एक मॉडर्निटी थी भाषा की मॉडर्निटी। अभी भी आज मुझे एक व्यक्ति कह रहे थे, यहाँ पर एक अतिथि आए थे, उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी भाषा सीखना ही नहीं चाहते, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो इंग्लिश ही बोले, लेकिन अपनी भाषा मदर टंग में सीखी हुई बात हमेशा के लिए याद रहती है, रटी हुई बात बहुत थोड़े समय के लिए याद रहती है। ये बात ध्यान में ही नहीं आई। चौथी बात थी डोमिनेंस ऑफ विमेन, कि महिलाओं को पश्चिम का जो प्रवाह चला वो ऐसा चला कि भाई फेमिनिज्म दिखता है तो तब दिखता है कि हर क्षेत्र में महिला दिखनी चाहिए, डोमिनेट दिखनी चाहिए। जब ये कहेंगे ये महिला पुरुषों जैसी है, वैसा काम कर रही है, तभी मेरी उसमें सफलता है, ऐसा माना जाने लगा। और चौथा था स्त्री की, पांचवा था स्त्री की सहभागिता, चाहे हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सभी में महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी। फेमिनिज्म का विचार जब आगे चला तो हमें ये भी ध्यान में आता है कि भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान बहुत अलग है। भारत में पश्चिम जैसा रिएक्शन नहीं आया, सिर्फ उसका अनुसरण करने वाले कुछ लोगों ने इस विचार को आगे बढ़ाया, क्योंकि भारत में महिला का जो स्थान है वो परंपरा से ही काफी उच्च रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, विवेकानंद जी का उदाहरण, एक दो उदाहरण आपको दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति का शाश्वत नियम है कि स्त्री और पुरुष परस्पर परावलंबी है, एक के अनेक रूप हैं, मूल स्वरूप आत्मा एक है। तो ये जो एकात्मता है, इसकी चर्चा विश्व में होनी चाहिए, जो अब होने लगी है। हम सबके लगातार चर्चा करते हुए ये बात अब आने लगी है। और उन्होंने एक बात और कही कि ये जो हर पल कुछ न कुछ प्रकटित होता है, लुप्त होता है, ये साइंटिफिक है, और इस साइंटिफिक कारण जो इसका है, इसके पीछे वैश्विक शक्ति है, और वो शक्ति है शिव शक्ति। हमने कहा है कि शिव अगर शक्ति नहीं है तो शिव मृत है, शिव अधूरे हैं। और इसीलिए अगर शिव को पूर्ण रूप में समझना है तो शिव के अर्ध नारी नटेश्वर के रूप की पूजा होती है। हम सब पूजा करते हैं जिसमें आधे वो शिव हैं, आधे पार्वती हैं। यही भारत का फेमिनिज्म है, यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का स्त्री विमर्श है कि यहाँ स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। इसलिए इस विचार को समाज में और विश्व में आगे ले जाने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि भारत में जो एकात्मता है, उसका कि एकात्मता की जो बात होती है वो स्वतंत्रता की बात यहाँ नहीं होती। जब एकात्मता आएगी तो आत्मीयता आएगी, और आत्मीयता आएगी तो समानता आ जाएगी, और जब समानता है तो स्वतंत्रता की आवश्यकता ही है। आप सब स्वतंत्र हैं, आप सब समान हैं। जब ये विचार मन में आता है तब नेचुरल शेयरिंग होती है। अब आप देखते हैं घर में बहुत बार, अगर किसी दिन माँ कहीं बाहर गई हुई है तो उनके काम पिता कर देते हैं। अगर बहन कोई काम कर रही थी और आज वो नहीं है, उसका एग्जाम है, तो वो काम भाई कर देता है। भाई को कोई काम मार्केट का करना था, वो नहीं है, तो वो काम बहन कर देती है। परिवार क्या है? परिवार नेचुरल शेयरिंग का एक बहुत बड़ी संस्था है कि जहां किसी के भी दायित्व निर्धारित नहीं है, लेकिन सब लोग कुछ न कुछ करते हैं, जहां जिसकी जैसी आवश्यकता है वो कर लेता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, हमारे अनेक मनीषियों ने कहा कि स्त्री को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और स्त्री की जो शक्तियां हैं वो दो तरह की हैं। वो विकास भी कर सकती है, वो विनाश भी कर सकती है, वो निर्माण भी कर सकती है, वो संहार भी कर सकती है, वो शुभ भी कर सकती है, वो अशुभ भी कर सकती है। इसलिए स्त्री की शुभ शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, उसमें अपना रोल निभाने की आवश्यकता है, अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहां संपूर्ण समाज का विचार होता है।
अब जैसे हृदय है, हृदय 24 घंटे काम करता है। हम कहते हैं कि जब सो रहे हैं हम, तब भी हृदय काम कर रहा है। दिमाग अगर थोड़ी देर कम काम कर लेगा तो भी चलेगा, दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है। शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। लेकिन अगर किसी ने आपस में लड़ाई झगड़ा किसी दिन हमारे ऑर्गन्स ने करना शुरू कर दिया, उस दिन हम जिंदा नहीं बचेंगे, ये हम जानते हैं। वही स्थिति समाज की है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ जब आगे बढ़ेंगे तभी नेचुरल शेयरिंग के साथ इस समाज का विकास होता है। इसलिए अमेरिका का, फ्रांस का, रूस का, जापान का, बाकी देशों का फेमिनिज्म पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है, समझने की जरूरत है सिर्फ उसको। अपना फेमिनिज्म क्या है, भारत का स्त्री विमर्श क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, इसको जब हम समझेंगे तभी हम ठीक प्रकार से इस विमर्श को आगे ले जा सकते हैं। एक बात और ध्यान आती है, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है वो बहुत लिबरल है, लेकिन हमारी इस लिबरल फिलॉसफी को कोई राइटर लिखता नहीं है। तो कोई राइटर नहीं लिखता है तो हम राइटर क्यों नहीं बन जाते? हम भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पढ़े लिखे इतना युवा बैठा है और हम कहते हैं कि सभी फील्ड में युवा को जाना चाहिए, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो उद्योग धंधे हैं, स्वरोजगार की है, स्किल डेवलपमेंट की ओर है, चाहे वो लेखक है। तो हम लेखक क्यों नहीं बनते? हम अपना विमर्श क्यों नहीं लिखते हैं? नहीं तो हम हमेशा वो पश्चिम का पढ़ेंगे, उसी को परोसेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे और फिर रोते रहेंगे कि भारत में तो कुछ भी ठीक नहीं है, जबकि भारत में बहुत ज्यादा ठीक है। मैं सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन भारत में विश्व के बाकी देशों से सब कुछ ज्यादा ठीक है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि भारत में स्त्री जो है, अगर पश्चिम में आप देखेंगे तो उसका रूप मुख्य रूप से पत्नी का रूप है, लेकिन भारत में पत्नी तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए है। अगर ज्यादा समय के लिए है तो वो बहन है, वो माँ है, वो सखी है, वो मित्र है। इस रूप में भारत में स्त्री का विचार होता है। और सबसे बड़ा जो विचार होता है वो होता है एक माँ के रूप में। हम कहते हैं कि ईश्वर ने ये जो सृष्टि का निर्माण किसने किया, तो सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया। और निर्माण की, सृजन की जो क्षमता है वो सिर्फ दो ही लोगों में है, एक ईश्वर में और दूसरी माँ में। तो हमारे यहाँ तो माँ ईश्वर के समान है, तो द्वयम का मतलब ही नहीं है। इसलिए इस विमर्श को इस दिशा में आगे ले जाने की जरूरत है। अगर कोई अनकंडीशनल लव करता है तो वो माँ करती है, बाकी की तो कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई अपेक्षा हो सकती है। माँ ही ऐसी है जो अनकंडीशनल लव करती है और हमें खुशी है कि हम सबके लिए। एक बात और मैं जरूर कहूंगी, ये झांसी है, ये वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है, ये कर्म वीरों की धरती है, ये शूर वीरों की धरती है। और इस धरती की एक बेटी जिसका चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, पीछे घोड़े पर अपने पुत्र को बांधे हुए है, हाथ में तलवार ले रखी है और उससे वो अंग्रेजों को काटती हुई जब आगे जाती है तो अंग्रेज अफसर बाद में लिखता है कि भारत में मुझे अगर सबसे बड़ा कोई वीर मिला तो वो वीर एक महिला के रूप में मिला, महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में। और मणिकर्णिका फिल्म आप लोगों ने जब वो फिल्म देखी, वैसे तो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है, रोमांच भर देता है हमारे अंदर। लेकिन ये भी सच है कि जब विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कभी कभी पुरुष अगर पीछे हट जाता है, तब भी महिला कभी पीछे नहीं हटती है, वो डटी रहती है, खड़ी रहती है, अड़ी रहती है। इसीलिए मणिकर्णिका में कहते हैं कि जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। ये भारत का इस विमर्श को हमें आगे ले जाना होगा। हमारी आइडेंटिटी हॉलिस्टिक है। हम समानता के व्यवहार जो हम करते हैं वो कोई दबाव में नहीं करते, वो हमारे इनबिल्ट है, वो हमारे भाव में है। हम पैदा होते हैं, उन चीजों को सीख लेते हैं, देखते हैं कि मेरे घर में मेरे पिता मेरी माता के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, मेरा भाई अपनी दूसरी बहन के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वही बिहेव हम समाज में जाकर के भी करते हैं। इस बात को समझना, इस बात को आखिरी में एक बार फिर से मैं आपके साथ करूंगी। तो भारत में की संस्कृति, जो मैंने प्रारंभ में कहा
कि हमें गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति पर। कैसे हम इस विचार को, पश्चिम के विचार से हमारा विचार अलग है, इस पर गर्व करना चाहिए कि हमारे यहाँ तो बाई बर्थ उनको राइट्स है, चाहे वो उपनयन संस्कार की बात हो, चाहे वो यज्ञ का अधिकार हो, चाहे वो गुरुकुल में जाना हो, चाहे वो शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना हो, चाहे वो स्वयंवर करने का अधिकार हो, और चाहे शादी ना करना भी हो। दोनों बातों में सभी में इक्वल राइट्स थे, दोनों को समान अधिकार थे। तो इसलिए जो हमारी लोक साहित्य है, हमारी लोक कथाएं हैं, हमारे उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करिए, पढ़ने का मन बढ़ाइए। आप सब पढ़ने वाले यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अपने से बाहर जाकर के जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि वास्तव में हमें बहुत कुछ है जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, और उस गर्व करते हुए उस बात को हम आगे लेकर के जा सकते हैं। तो हमारी फिलॉसफी में 3 बातें आपको ध्यान में रहेंगी। वो 3 बातें हैं मंत्र। आप देखते हैं कुछ भी शुभ काम होता है तो ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं। जब तंत्र की बात आती है तो जितने भी तंत्र विद्या है, अर्धनारी नटेश्वर की आराधना वो लोग करते हैं। और जब यंत्र की बात आती है तो हर घर के बाहर, जब आप दक्षिण में जाएंगे तो हर घर के बाहर आपको रंगोली लगी हुई मिलेगी। वो सिंबल ऑफ गॉडेस है, वो सिंबल ऑफ पावर है। और सिंबल ऑफ पावर यहाँ क्या है? तो वो देवी है। हम सबको पता है कि जब सारे देवता हार गए थे और उनको लग रहा था कि अब असुरों का वध मुश्किल है, तब माँ दुर्गा ने कहा था कि अपने सब अस्त्र शस्त्र मुझे ला दो, और 12 हाथों में उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर के महिषासुर का मर्दन अगर किसी ने किया था, वो भी एक स्त्री थी, वो भी एक महिला थी। भारत का विमर्श इस ओर जाता है। कई बार एक बात और भी चलती है कि भारत का मूल चिंतन क्या है। तो भारत का मूल चिंतन मुख्य रूप से उसकी भारतीय संस्कृति के 3 अंगों पर डिपेंड करता है। वो 3 अंग क्या है? एक है जीवन दर्शन, दूसरा है जीवन तत्व, और तीसरा है जीवन व्यवस्था। हमारा है विजन ऑफ वननेस का। जीवन तत्व हमारा है हार्मनी, बंधुता, सौहार्द, सबके बीच में प्रेम हो। और जीवन व्यवस्था व्यक्तिगत, पारिवारिक, राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने की जो व्यवस्था है, अगर कभी हमें ये लगता है कि वो आज के समय के अनुकूल नहीं है, तो उस व्यवस्था को बदल देने का अधिकार भी आप युवाओं को है। इसलिए जीवन व्यवस्था आज के अनुरूप होनी चाहिए और आपको चाहिए, ताकि कोई भी बेटी घर से बाहर निकलते समय अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। ये जिम्मेदारी आप युवाओं की है और इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। उस जिम्मेदारी को निभाना ही पड़ेगा और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता तो उसको निभाता भी है। कैंपस में जाके इस विचार को भी आपको आगे लेकर के जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि 5 ऐसी बातें हमें 5 सूत्रों पर गौर करना पड़ेगा जब भारतीय स्त्री विमर्श की चर्चा करते हुए हम अपने शाश्वत समकालीन विचार की बात करेंगे। तो पहला कदम क्या होगा? हम करते आ रहे हैं। पहला कदम है इन्वॉल्वमेंट का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का एक स्वभाव होता है। उन्होंने इसको इथॉस कहा है। एवरी नेशन हैज इट्स ऑन इथॉस। तो पहला कदम है इन्वॉल्वमेंट का। महिलाओं को मौके दीजिए। विद्यार्थी परिषद में हम देते आ रहे हैं, लेकिन हर जगह, सिर्फ विद्यार्थी परिषद में नहीं, हर स्थान पर उनको मौका देना। दूसरा कदम आता है एसिमिलेशन का। जब आप मौका देंगे तो उसके बाद एसिमिलेशन, रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण है। माँ शारदा उनको कहती हैं, वो घर आते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं और माँ अंदर से पूछती है कौन है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आप ही तो हैं। ये है हाईएस्ट, ये है कि हम एसिमिलेशन किसको मानते हैं। तीसरी है परस्पर पूरकता, जिसकी बात हमने पहले भी की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते हैं कि भारतीय चिंतन की समाज का जो सभ्यता है वो अखंड मंडलाकार है। 6 बातें हैं उसके अंदर। पहले व्यक्ति, फिर है परिवार, फिर है समाज, फिर है राष्ट्र, फिर है सृष्टि और फिर है मानवता। अब देखिए ये 6 बातें हैं, लेकिन कोई भी किसी को क्रॉस नहीं करता। सब इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, कोई किसी को क्रॉस नहीं करता। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं,
यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय स्त्री विमर्श है। इसलिए 5वां सूत्र आता है कि महिलाएं विकास प्रक्रिया की अधिकारी हैं, उनको बराबर का साझेदार बनाना चाहिए। ये कहता है कि यदि आपको अपने देश का जीडीपी बढ़ाना है तो महिलाओं को जो काम करती है उनको जीडीपी में जोड़ दो, उस काम को, आपका जीडीपी अपने आप आगे चला जाएगा। लेकिन ये सब बातें गर्व की करते करते हमें ये भी ध्यान में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ चुनौतियां नहीं आई, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, लेकिन उनको समाधान की ओर ले जाने का प्रयास हम युवाओं को ही करना है। बहुत सारी चुनौतियां आई, हमने पहले भी उनके बारे में बात की, लेकिन आज एक जो बड़ा प्रश्न है वो है भोगवाद के कारण उत्पन्न हुए प्रश्न। वो भोगवाद के कारण कौन से प्रश्न उत्पन्न हुए? तो लिव इन रिलेशनशिप की बात हम बार बार सुनते हैं, उसके कारण अटेम्प्ट लोगों ने किया है वो भी हम सुनते आते हैं। सरोगेट मदर, हमने कभी माँ ही सुना था, सरोगेट मदर क्या होता है हमको मालूम नहीं था, लेकिन ये भी आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या, एक चुनौती हमारे सामने आ गई। डिंक कल्चर, नो किड्स, क्यों नहीं चाहिए भाई बच्चे? हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ कहे हैं 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हमारे यहाँ कहा गया है अगर अर्थ यानी धनोपार्जन और काम ये धर्म युक्त किए तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोक्ष अपने आप ही मिल जाएगा। तो बच्चे क्यों नहीं? ये भारत की संस्कृति नहीं है। तो ये जो चुनौतियां हैं ठीक करने के प्रयास भी बहुत सारे संगठनों ने समय समय पर इनको ठीक करने के प्रयास किए हैं, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, महर्षि दयानंद कर्वे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इन्होंने अलग अलग समय पर महिला शिक्षा और बाकी विषय किया है, आज भी लोग कर रहे हैं। जहां शेक्सपियर कहता है कि महिला सिर्फ प्यार करने के लिए बनी है, समझने के लिए नहीं, वहीं यहाँ का तो कवि भी इतना विचारक है कि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं यौन नहीं है रे नारी, यौन नहीं है रे नारी, वह भी है मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर आश्रित। ये हमारे यहाँ का कवि कहता है, ये हमारे यहाँ का विवेश है। एक एग्जाम्पल तो मैं आपको निश्चित रूप से देना चाहूंगी, हगिंग संत के नाम से जिनको जाना जाता है, आप जानते होंगे, माता अमृतानंदमयी, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ऐसे 22 ब्रह्म स्थापना की है, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं। और आपको आश्चर्य होगा, लेकिन भारत के लोगों को इसमें आश्चर्य ज्यादा नहीं भी हो सकता है कि वहां पर पुजारी महिला और पुरुष, वहां जितना पुजारी पुरुष है उतनी ही महिलाएं भी वहां काम करती हैं, दोनों को समान रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए हुए जो प्रयास है वो जरूर समाज में उन्होंने मील का पत्थर साबित हुए हैं। समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक हुए हैं, महिलाओं की समानता के अधिकार, उनकी निर्णय प्रक्रिया में भूमिका, इन समय पर चर्चा हुई है। राष्ट्र सेविका समिति की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारकों का उस समय रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्य उन्होंने समय समय पर किए हैं और आज भी इस बात पर विशेष फोकस है कि राष्ट्रीय में जितने भी संगठन हैं उस सब में महिला विषय, इसके लिए अखिल भारतीय महिला समन्वय के रूप में एक अलग से कमेटी है। माननीय गीता ताई गुंडे जो विद्यार्थी परिषद की पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख रही, वो